जय हिंद मेरे शेर सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों से लगातार हम लोग जो भी चीजों पे बात कर रहे थे, बेसिकली हम लोग मॉडल सेट पे बात कर रहे थे, तो अब हम लोग क्लासेस पे आएंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको पता होगा कि इससे पिछला जो हमारा क्लास था, इसमें हम लोगों ने क्लास 10 पे वीडियो लिया था, और वो टॉपिक क्या था, क्लास 10 का जो हिस्ट्री का सेशन चल रहा था, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी कि चैप्टर नंबर 3 पे हम लोग बात कर रहे थे। और इस पे हम लोगों ने अनुबंधित किसान, यानी कि ऐसे लोग जो लोग अनुबंध के आधार पे या नियम और शर्त के आधार पे क्या करते थे कि दूसरे जगह जाते थे काम करने के लिए, और उनको काम मिलता था, उनको यह भी नहीं पता होता था कि जहां पे वो काम करने के लिए जा रहे हैं उस क्षेत्र का वातावरण कैसा है। उन्हें यह तक नहीं पता होता था कि वो लोग समुद्र मार्ग से जा रहे हैं या वो लोग हवाई मार्ग से जाएंगे या स्थलीय मार्ग से जाएंगे। ऐसे श्रमिकों के बारे में हम लोगों ने बात किया था, या मैं यूं कहूं हम लोगों ने गिरमिटिया मजदूर के बारे में बात किया था, यानी कि कैरिबियाई देश या ऐसे औपनिवेशिक देश जहां पे लोगों को काम कराने के लिए, चाहे वो खदान पे हो या मैं बात करूं सड़कों पे हो या बगानों पे हो, तो काम कराने के लिए ले जाया जाता था। हम लोगों ने इसके बारे में पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने देखा है। तो ये जो पूरा तरीका था कि जिस तरह से लोगों को काम कराने के लिए ले जाया जाता था, इस तरीके को लोगों ने एक नई दास व्यवस्था कहकर बुलाया, या उस पूरी व्यवस्था को नई दास पद्धति के रूप में जाना जाता था। तो आखिर ये नई दास व्यवस्था था क्या, इसके बारे में हम लोगों ने पिछला जो हमारा सेशन था इसमें हम लोगों ने पूरे विस्तार से बात किया। तो वहां पे मैंने लास्ट में आपको बताया था कि अब तो हम लोगों ने नई दास व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग बात करेंगे नई दास व्यवस्था के विरोध के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से लोगों ने नई दास व्यवस्था का क्या किया, विरोध किया। इसके बारे में आज हम लोग टॉपिक लेंगे मेरे रसगुल्लू। साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि नए दास व्यवस्था का तब विरोध किया गया, और साथ साथ में विदेश में भारतीय जो उद्यमी है, यानी कि भारत के लोग जो विदेशों में जाके व्यापार किया करते थे, उनके बारे में हम लोग बातें जो है करना शुरू करेंगे आज के टॉपिक में। तो ये जो टॉपिक है, मैं बात करूं आपके एग्जाम के बेसिस पे, या मैं बात करूं कि गिरमिटिया मजदूर को जानने के बेसिस पे, या मैं बात करूं इस चैप्टर को जानने के बेसिस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां से आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये जो भारतीय लोग हैं ये कितने फले फूले और किस तरह से व्यापार किया करते थे मेरे रसगुल्लो, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोड कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा, कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा। लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर, कि लिख दे अपनी खून से कामयाबी की लकीर, और बोल दे उस किस्मत को, और बोल दे उस किस्मत को कि दम है तो उसे मिटा के दिखा। तो रसगुल्लो आज के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि नई दास व्यवस्था का विरोध कैसे किया गया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं और आपको प्रीतम एकेडमी का वीडियो देखने में अच्छा लगता है, ये वीडियो देखने में अच्छा लगेगा, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो बात करेंगे नई दास व्यवस्था के विरोध का। तो आपको पता होगा कि ये जिस तरह का व्यवस्था था, जिस तरह की परिस्थिति बनाई गई थी औपनिवेशिक शासक के द्वारा इस अनुबंधित किसानों का, एक तरह से मैं बोलूंगा कि ऐसी पद्धति था कि जिसमें ना कभी दिन होता था ना कभी रात होता था, लोगों को अपने घर के परिवारों से मिलने तक नहीं दिया जाता था, या मैं बोलूंगा कि उनके साथ बहुत क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। जैसे हम लोग जंगली जानवरों पर या जानवरों पे नकेल कसने के लिए करते हैं, इस तरह का व्यवहार जो था वो मजदूरों पे किया जाता था। तो इसके चलते क्या हुआ कि 20वीं सदी की शुरुआती सालों में, यानी कि जब 20वीं सदी स्टार्ट हुआ उसके कुछ शुरुआती सालों में हमारा जो भारत देश है, इस भारत देश के जितने भी राष्ट्रवादी नेताएं हैं, जिनको राष्ट्र की भावना के बारे में पता था कि किस तरह से राष्ट्रवादी भावना को आगे लेके जाना है, राष्ट्रवादी भावना क्या होता है, या राष्ट्र के प्रति जो लोग सोचते थे, ऐसे नेताओं ने क्या किया कि जो नई दास व्यवस्था था, या मैं बोलूं इस तरह से जो अनुबंधित किसानों का जो व्यवस्था था कि लोगों को अनुबंधित किसान बना लिया जाता था मेरे रसगुल्लो, तो ऐसे लोगों का क्या करने लगा, ऐसे प्रथाओं का विरोध करने लगा।
तो यहां से क्वेश्चन बन के आता है कि कितनी शताब्दी में या कितनी सदी में अनुबंधित किसानों का विद्रोह जो है या अनुबंधित किसानों के प्रथा का विद्रोह जो है वो शुरू हुआ। तो आप क्या बोलोगे 20वीं सदी। किसने किया? तो भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने। आपके बुक में किसी एक नेता का नाम का सेंशन नहीं है, इसलिए मैंने आपको यह नहीं बताया। अब हम लोग बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला कि 20वीं सदी के शुरुआती सालों में ये जो अनुबंधित किसान की जो प्रथा चल रही थी में रसगुल्लो, इसका विरोध किया गया। तो आखिर विरोध करने का कुछ ना कुछ तो कारण हुआ होगा, क्योंकि अगर विरोध हो रहा है तो इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो अगर हम लोग बात करें कारण का, तो समझिएगा कि जो भी लोग इस व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, इनका मानना था कि ये जो व्यवस्था है ये एक तरह का अपमानजनक व्यवस्था है, और अपमानजनक व्यवस्था होने के साथ साथ यह एक प्रकार का क्रूर व्यवस्था है। क्या है? एक प्रकार का क्रूर व्यवस्था है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सर अपमानजनक व्यवस्था किस तरह से है। तो समझोगे मेरे रसगुल्लो कि एक तो आप लोगों के यहां मजदूरी करने के लिए जाते हो, एक तरह से आप पे दास जैसा व्यवहार किया जाता है। तो दास यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ऐसा चीज की जान आपका है, लेकिन पूरा जो अंग है, पूरा जो बॉडी है आपका, वो आपका नहीं। वो जिस इंसान के पास आप दासत्व करने के लिए जा रहे हो, या जो इंसान आपका मालिक है, पूरे के पूरे बॉडी पे उसका अधिकार होता है। वो आपको किसी भी तरह का काम करवा सकता है। आप पे वो सही से बात नहीं करेगा, आपको सही तरह से इंसान नहीं समझेगा। इस तरह की व्यवस्था जो देखी गई थी, तो एक प्रकार से क्या था? अपमानजनक व्यवस्था था। साथ में क्रूर व्यवस्था होने का कारण क्या था? कि आपको अधिक से अधिक मेहनत करवाता था। साथ साथ में इसमें जो मैं बोल सकता हूं कि अगर मजदूर काम नहीं करते थे, उन पे कोड़े भी बरसाए जाते थे। आप उस चौदीवारी पे बंद हो गए हो, आपको दिन रात काम करना है, बेलों की तरह काम करना है। तो एक तरह से एक क्रूर व्यवस्था था। तो भारतीय लोगों ने जब इस प्रथा का विरोध किया, तो विरोध करने का कारण क्या था? एक तो उनको लगा कि ये जो प्रथा है ये एक प्रकार का अपमानजनक प्रथा है, और दूसरा उनको क्या लगा कि ये एक प्रकार का क्रूर व्यवस्था है। तो रसगुल्लो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आखिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने ये दास प्रथा का या अनुबंधित किसानों के प्रथा का विरोध क्यों किया। तो मेरे रसगुल्लो आपके पास क्या आंसर होना चाहिए कि सर इनको लगता था कि ये एक अपमानजनक व्यवस्था है, और ये जो पूरी व्यवस्था है ये एक तरह का क्रूर व्यवस्था है, इसलिए किया गया। तो जब इन्होंने विरोध करना शुरू किया 20वीं सदी में, जब इन्होंने विरोध करना शुरू किया, तो किसी टाइम पे ये जो विरोध है काम पे आया होगा, या कोई एक ऐसा तो टाइम होगा जब क्या होगा कि ये जो प्रथा चल रही थी, दास प्रथा जो चल रही थी, इस दास प्रथा का कहीं ना कहीं तो अंत हुआ होगा। आप बोलोगे हाँ सर अंत तो हुआ होगा। तो मेरा रसगुल्ले डेट याद रखना कि ये जो गिरमिटिया मजदूर की जो प्रथा थी, या ये जो नई दास व्यवस्था की प्रथा थी, ये दास प्रथा 1921 में, कब का मैं बात कर रहा हूं, 1921 में क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। तो रसगुल्लो यहां से क्वेश्चन बन के आएगा कि आप मुझे ये बताएं कि नई दास व्यवस्था को किस वर्ष खत्म किया गया था, या गिरमिटिया मजदूरों की जो मजदूरी की जो व्यवस्था थी वो कब खत्म किया गया। तब क्या बोलोगे? 1921। क्या बोलोगे? 1921। तो यहां तक तो कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, तो समझो मेरे रसगुल्लो कि जब अनुबंधित किसानों को अनुबंधित पे 1921 के बाद नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि इसको कानूनी तौर पर बंद कर दिया गया था। तो ऐसा जो लोग पहुंच चुके थे अलग अलग देशों में, जो लोग पहुंच चुके थे उनकी स्थिति कैसे थी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैंने क्या बोला कि 1921 के बाद नए लोगों को गिरमिटिया मजदूर नहीं बनाया जाता था, या ऐसे लोग जो लोग क्या कर चुके थे कि दूसरे देश जाकर गिरमिटिया मजदूर की जो काम होता है वो कर रहे थे। लेकिन ये जो पद्धति थी वो खत्म हो गया। तो जब ये पद्धति खत्म हो गया होगा, तो जो लोग भारत से गिरमिटिया मजदूर बन के गए होंगे, पहले तो वो काम कर रहे होंगे, लेकिन जब ये व्यवस्था खत्म कर दिया गया, तो जो लोग काम करने के लिए गए थे उनको किस तरह का जीवन का या किस तरह के व्यवस्था का सामना करना पड़ा। समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि मान लिया जाए आपने क्या किया, या मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके घर में जाके काम करने वाला इंसान हूं, एक गिरमिटिया मजदूर जो मैं आपके घर में जाके काम करता हूं।
लेकिन 1921 में क्या हुआ कि गिरमिटिया मजदूर की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। तो यानी कि आप अगर मुझे अपने घर में गिरमिटिया मजदूर के तौर पे काम करने के लिए देते हो तो जाहिर सी बात है कि आप एक तरह का कानूनी क्या कर रहे हो, अपराध कर रहे हो। सही बात है, कानूनी अपराध कर रहे हो। तो आप तो मुझे काम दोगे नहीं, या आप मुझे काम नहीं करवा सकते हो, या मैं उस समय क्या करूंगा, ये जो है आपका क्वेश्चन है यहां पे। तो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय अनुबंधित किसानों की जीवन व्यवस्था खत्म होने के बाद, या मैं बोलूंगा जिस तरह से अनुबंध था उन अनुबंधों को जब रद्द कर दिया गया तो उसके बाद भारतीय किसानों की जीवन व्यवस्था कैसी हुई, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नए लोग तो श्रमिक बन नहीं रहे थे, लेकिन जो लोग भारतीय अनुबंधित किसान बन चुके थे और वो लोग विदेश जो है, या मैं बोलूंगा कि भारतीय किसानों के ऐसे वंशज जो कैरिबियाई द्वीप समूह में क्या कर चुके थे, गिरमिटिया मजदूर बनकर जा चुके थे, उनका जो जीवन था वो बहुत कठिन भरा जीवन जो था वो लोग जी रहे थे। कारण क्या कि उनको काम नहीं मिल रहा था, उनको उस तरह का काम नहीं मिल पा रहा था, या रहने का जगह नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उनकी जो जीवन है, इसी के चलते जब यह व्यवस्था खत्म हो गया तो उनके जीवन जो है वो कैरिबियाई द्वीप समूह में कठिनाई के साथ क्या हुआ, जीवन जीना शुरू हुआ और उनका जीवन चलने लगा। लेकिन अगर बात करें कि इनका जो जीवन था वो कैसा था, लोग जब ये जो व्यवस्था खत्म हो गया उसके बाद लोगों ने इनको किस तरह से एक्सेप्ट किया, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, किस तरह से लोगों ने इनको अपनाया। तो रसगुल्लो समझोगे कि जब यह व्यवस्था 1921 में खत्म हो गया तो इससे पहले लोग इनको एक तरह का कुली समझते थे कि ये लोग ज्यादा काम करने के लिए है। कुली क्या करता है, ज्यादा काम करता है। आप देखते हो बहुत ज्यादा वो काम करता है, अपने ताकत से ज्यादा वो क्या करते हैं, काम करने का प्रयास करता है। तो लोगों को लगा कि वास्तव में ये लोग पहले तो कुली बन के आए थे और आज भी ये लोग क्या है, कुली है। तो लोगों का मानना था 1921 के बाद जब ये जो पूरा जो व्यवस्था है वो खत्म हो गया तो 1921 के बाद भी ये लोग क्या कर रहे थे, इन लोगों को कुली मानते थे और इनके साथ जिस तरह से कुलियों के साथ व्यवहार किया जाता है, बर्ताव किया जाता है, इसी तरह का क्या करते थे, काम किया करते थे। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि 1921 के बाद कैरिबियाई द्वीपों में जो लोग रह चुके थे या जिनके वंशज थे उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था, तो आप लोग क्या बोलोगे, एक तरह से कुली जैसा व्यवहार किया जाता था और बर्ताव कैसा था, एक तरह के कुली जैसा, इनको कुली ही माना करते थे। तो ये तो पूरी चीजें थी जो हम लोगों ने पढ़ा। तो आप लोग जानोगे एक नायपॉल करके कोई व्यक्ति था जिन्होंने उपन्यास लिखा था और इन उपन्यासों में इनके बारे में, इन गिरमिटिया मजदूरों के बारे में उन्होंने लिखा था। और इस उपन्यास में इन गिरमिटिया मजदूरों के जो बिछोह है, एक जिस तरह का उनका जीवन बीता, घर से लेकर ये काम करने के लिए गए, तो अपने परिवार के साथ जो बिछोह था, जो दुख था, उसके बारे में, और साथ साथ में इनके साथ जो परायेपन का भाव किया जा रहा था, इसके बारे में नायपॉल ने क्या किया, अपने उपन्यास में लिखा। तो कभी क्वेश्चन अगर आएगा कि किस व्यक्ति ने भारतीय अनुबंधित किसानों के जीवन के बिछोह और परायेपन के बारे में लिखा, तो आप क्या बोलोगे, नायपॉल ने। किसने, नायपॉल ने। तो ये एक तरह का वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है मेरे रसगुल्लो। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि 1921 में दास प्रथा का क्या किया गया, खत्म किया गया, यानी अनुबंधित किसानों की जो व्यवस्था थी उसको खत्म किया गया। खत्म करने का कारण क्या था कि इनको लगता था कि यह व्यवस्था अपमानजनक है और एक तरह से उन पर क्रूरता का जो है व्यवहार किया जाता है। दो कारण था और इनको बहुत कठिनाई वाला जीवन जीना पड़ा। कब, जब ये 1921 के बाद क्या हुआ कि मैं बोल सकता हूं कि यह व्यवस्था खत्म कर दिया गया और इनके बारे में नायपॉल के उपन्यास में लिखा गया था कि इनका बिछोह कैसा था और इनसे किस तरह का, मैं बोल सकता हूं कि परायेपन का व्यवस्था है या माना जाता था, इनके बारे में लिखा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हम लोगों ने अनुबंधित किसान के बारे में या अनुबंधित श्रमिकों के बारे में हम लोगों ने पूरा टॉपिक कवर कर लिया। अब इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो चूंकि पता है कि हमारा जो स्टार्टिंग का जो टॉपिक था मेरे रसगुल्लो, वो क्या था, अगर हम लोग बात करें स्टार्टिंग टॉपिक का, तो आपको पता है हम लोग क्या ले रहे थे,
हम लोग ले रहे थे 19वीं शताब्दी। क्या ले रहे थे? 19वीं शताब्दी के पूरे उस दौर के बारे में बात कर रहे थे। तो 19वीं शताब्दी में एक दौर था जिसमें हम लोगों ने गिरमिटिया मजदूर के बारे में देखा, और 19वीं शताब्दी में और एक चीजें आई उभर कर। वो क्या आया कि विदेशों में क्या हो गए, भारतीय व्यापारों के बारे में आया कि विदेशों में जाके भारतीय उद्यमी क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि अफ्रीका में किस तरह से व्यापार फैला। हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से पूरे विश्व में अगर पैसे की जरूरत हो या आज हमें इंस्टेंट अगर पैसे की जरूरत हो तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं बोल सकता हूं कि अगल बगल से पैसे ले लेते हैं, तो ये थोड़े बहुत पैसे होते हैं। लेकिन अगर मुझे भारी मात्रा में पैसा चाहिए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंक के पास या कहीं जाना पड़ेगा। तो मुझे वो किस तरह से मुझे पैसे देंगे या किस तरह का पूरा व्यवस्था होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि मेरा बोलने का मतलब है कि हम लोग देखेंगे कि विदेशों में ये जो भारतीय उद्यमी थे ये कैसे पहुंचे और उनमें से कौन कौन से लोग जो है वो प्रमुख थे उस 19वीं शताब्दी में। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो समझिएगा मेरे रसगुल्लो कि जिस तरह विश्व बाजार के लिए जो भी खाद्य पदार्थ चाहिए या जो भी फसल चाहिए, उसको फसल को उगाने के लिए जो भी वस्तु चाहिए या उनको उगाने के लिए जो भी पूंजी की जरूरत होगी या जो भी पूंजी की आवश्यकता होगी, तो वो क्या किया जाएगा, या तो वो बड़े बगानों के लिए या तो बाजार से या तो क्या होगा, बैंकों से पैसा लिया जा सकता है। मेरा बोलने का क्या मतलब है कि विश्व व्यापार के लिए खाद्य पदार्थ व फसलें उगाने के वास्ते जो भी चीज मुझे चाहिए उसको या तो मैं क्या करूंगा कि बगानों के मालिकों से या बाजार से या बैंकों से क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। बात क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि ये तो कब होगा, जब बड़े बड़े आप किसान होंगे। लेकिन जो लोग छोटे मोटे किसान होंगे, अगर वो लोग अपना व्यापार या मैं बोल सकता हूं कि अपना उद्यम को या अपने में बोल सकता हूं कि उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उनको पूंजी की आवश्यकता होगी। तो ये जो पूंजी है उनको कहां से प्राप्त होता था, इस स्रोत के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने क्या बोला कि विदेशों में भारतीय व्यापार, यानी कि जो भी विदेशी मुल्क है उन मुल्कों में भारत के लोग जाके क्या करने लगे, अपना बिजनेस को करने लगे। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि विश्व के लिए खाद्य पदार्थों व फसलों को उगाने के वास्ते जो भी वस्तु और पूंजी की आवश्यकता होती थी, वो बड़े बगानों के जो मालिक होते हैं या जो भी बाजार के मालिक होंगे या जो बैंकों, जो बड़े बड़े बैंक होंगे, उनसे क्या करते होंगे कि ये लोग पैसा ले लेते होंगे। लेकिन छोटे मोटे किसान अगर उनको अपना बिजनेस करना था या उनको अपना में व्यापार करना होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, उनके लिए जो पूंजी की प्राप्ति है वो कहां से होगी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बड़े बड़े व्यापारियों के लिए ये सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन छोटे छोटे लोगों को जब पैसे की आवश्यकता हो गई और ये लोग जब व्यापार करना चाह रहे थे, तो उस समय इसी दौरान क्या हुआ कि इनके बीच जो भी देसी साहूकार थे और जो भी देसी महाजन थे, इनका क्या हुआ, उदय हुआ। और इनके थ्रू से क्या हुआ, इन लोगों को पैसे की जो जरूरत थी वो पूरा होने लगी। यानी कि जिस तरह से विश्व व्यापार के खाद्य और फसल को उगाने के वास्ते जो भी आवश्यक पूंजी था वो तो बड़े बगानों से या व्यापार या बाजार से या बैंकों से प्राप्त हो जाता था। लेकिन छोटे जो किसान थे, अगर छोटे मोटे किसानों को व्यापार करना था तो उनके लिए पूंजी की प्राप्ति का स्रोत क्या था, देसी साहूकार और साथ में क्या था, महाजन। क्या था, देसी साहूकार और महाजन। तो साहूकार आपको पता है क्या होता है, लेकिन महाजन के बारे में अपने गांव देहात में एक ठेठ भाषा था कि अगर आप किसी दुकान से पैसा कुछ सामान ले रहे हो या आपने किसी से पैसा उधार लिया, तो जब वो व्यक्ति आपके घर आता होगा तो आपके पापा या आपके अगल बगल के लोग जरूर बोलते होंगे कि देखो महाजन आ गया। क्या आ गया, महाजन आ गया। यानी कि जिससे आपने क्या किया, ऋण लिया या जिससे आपने कर्जा लिया, इसके बारे में बात हो रहा है। तो जैसे ही पूंजी की आवश्यकता छोटे मोटे किसानों को हुआ, तो उसी के साथ देसी साहूकार और महाजनपदों का क्या हो गया, दृश्य में बोल सकता हूं या ये लोग क्या हो गया, सामने आना शुरू हो गया कि लोग क्या करने लगे, छोटे मोटे किसानों के लिए इन्वेस्ट करना या उनको कर्जा देना, उनको क्या करने लगे, शुरू कर दिया। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो समझेगा कि देसी साहूकार और महाजन पद जैसा अगर मैं बात करूं तो ये दो व्यक्ति का नाम याद रखिएगा कि शिकारी पूरी स्वार्थ और क्या है, नट्टू कोटई
चेट्टियारो। क्या है, मैं दो व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, शिकारीपुरी श्रॉफ और क्या है, नट्टू कोटाई चेट्टियारो। ये दो व्यक्ति है। क्या है, ये दो व्यक्ति हैं, एक तो शिकारीपुरी श्रॉफ और दूसरा क्या है, नट्टी कोटाई चेट्टियारो। ये दो व्यक्ति हैं। ठीक है, थोड़ा मैं बोल नहीं पा रहा हूं, बहुत हार्ड है, आप लोग देख सकते हो बोर्ड में क्या है। तो ये लोग क्या करते थे, जिस तरह से मैं बोल सकता हूं कि ये लोग दूसरों के लिए पैसे देने का काम करते थे, लेकिन वास्तव में ये लोग जो थे एक तरह से ये लोग बैंकर थे, यानी कि बैंक में काम करने वाले जिस तरह के बैंकर होते हैं, या मैं बोल सकता हूं कि ये लोग बड़े बड़े व्यापारी थे, उसी में से कोई एक थे ये दोनों, एक तो श्रॉफ और क्या होगा, चेट्टियारो, ये दोनों व्यक्ति। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि शिकारीपुरी श्रॉफ और क्या था, नट्टी कोटाई चेट्टियारो कौन थे? तो आप क्या बोलोगे, एक तरह के बैंकर, या बोल सकते हो कि एक तरह के व्यापारी थे। इनका काम क्या था भाई, इनके काम पे थोड़ा हम लोग फोकस करते हैं। तो ये लोग क्या करते थे कि मध्य एवं जो दक्षिणी पूर्व जो एशिया है, मध्य एवं दक्षिणी पूर्व जो एशिया है, यहां पे जो भी खेती करने के लिए जो भी कर्जा चाहिए होता है, इस कर्जे को देने का काम करते थे कौन, ये दो व्यक्ति। कौन, ये दो व्यक्ति। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि मध्य एवं दक्षिणी पूर्व एशिया में खेती करने के लिए कर्जा कौन दिया करता था, कि कौन कर्जा दिया करता था, तो आप क्या करोगे, इस दो महानुभावों का नाम लिख दोगे, आपका सही हो जाएगा। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि ये लोगों का काम क्या था, तो ये लोग क्या करते थे, कर्जा देने का काम करते थे। और ये लोग जो भी कर्जा देते थे, तो इनको तो कुछ ना कुछ तो पैसा आता होगा। बात को समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं, कि अगर मैं आपको पैसा दूंगा, मैं अगर आपको कर्जा दूंगा, तो मुझे भी तो कहीं ना कहीं से पैसे तो आने चाहिए। तो इनको, इन दोनों व्यक्ति को पैसा कहां से मिलता था, तो ये लोग क्या करते थे, या तो ये लोग अपने जेब से पैसा लगाते थे, ये लोग अपने कमाई का पैसा लगाते थे, या क्या करते थे कि जो भी यूरोपीय बैंक है, जो भी यूरोपीय बैंक है, उनसे ये कर्जा लेते थे और क्या करते थे कि मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के जो लोग हैं, इनको ये क्या करते थे, कर्जा देते थे। इनका काम क्या था, या तो अपने कमाए हुए पैसे से कर्जा देना, या क्या करते थे, जो भी मध्य एवं दक्षिणी पूर्व एशिया के जो लोग हैं, उनको यूरोप के बैंक से खुद कर्जा लेना और उनको कर्जा को क्या करना, दे देना। इस तरह के साहूगिरी का या महाजन का क्या करते थे, काम किया करते थे। तो ये लोग जो जिस तरह का काम करते थे, ये इतने ज्यादा विकसित थे कि ये लोग अपने पास से दूर दूर तक पैसा पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया था, अपना एक पद्धति तैयार कर दिया। तो सोच के देख लो, ये जो साहूकारी व्यवस्था है या जो महाजन पद की या महाजन की जो व्यवस्था है, ये इन्होंने इतना ज्यादा विकसित किया कि ये लोगों ने क्या किया कि दूसरे दूर दूर तक पैसा पहुंचाने के लिए इन्होंने खुद का एक पद्धति शुरू कर दिया, कि जिस तरह हम लोग फ्लिपकार्ट देखते हैं, जिस तरह से हम लोग बोल सकते हैं पैसा ट्रांजैक्शन का, जैसे कि मैं बोल सकता हूं पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इस तरह की चीजें है ना। तो इस तरह से कुछ ना कुछ इन्होंने क्या किया, कुछ ना कुछ इन्वेंशन कर लिया, आविष्कार कर लिया, कुछ ना कुछ पद्धति बना लिया। तो इस तरह से लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि बताएं कि साहूकार और महाजन पद की उत्पत्ति कब हुई, तो अब क्या बोलोगे, जब छोटे मोटे किसान अपना उद्यम या व्यापार कुछ बनाने के लिए या चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती थी, तब जाके क्या हुआ, उसी समय या उसी कालांतर में देसी साहूकार और महाजन पदों का क्या हुआ, उदय हुआ। और दो उदाहरण अगर कभी लिखने के लिए बोलेगा, तो इन शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोटाई चेट्टियारो का नाम लिख देना, सही हो जाएगा मेरा रसगुल्लो। तो यहां तक तो बात क्लियर है कि ये लोग इस तरह का काम करते थे। ये लोग कुछ भारतीय बोल सकता हूं, कुछ भारतीय लोग हैं जो यूरोप के बैंकों से पैसा लेते थे और देने का काम करते थे। बात क्लियर है। लेकिन अगर बात करें, जिस तरह से हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर में अफ्रीका पढ़े हैं, तो अफ्रीका में भी क्या था, कुछ भारतीय व्यापारी जो थे वो लोग वहां पे व्यापार करते थे। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि अफ्रीका में भारतीय व्यापारी के बारे में कुछ लिखे या टिप्पणी करे, इस तरह का कभी क्वेश्चन आ सकता है। तो बात करते हैं कि आपको पता होगा कि जिस तरह से पूरा यूरोप में जो उपनिवेशकार है, ये लोग जब अफ्रीका पहुंचा तो उसके पीछे पीछे कुछ भारतीय व्यापारी थे या कुछ भारतीय महाजन भी थे जो क्या हो गया, अफ्रीका पहुंच गए। जिस तरह से यूरोपीय उपनिवेशकारों ने क्या किया कि अफ्रीका पहुंचा, वहां पे व्यापार करना शुरू किया, तो उसके साथ साथ कुछ भारतीय व्यापारी और कुछ भारतीय महाजन थे जो लोग अफ्रीका पहुंच गए। तो ये जो भारतीय लोग जो अफ्रीका पहुंचे, जो भी व्यापारी या महाजन पद थे, उनमें से सबसे जो फेमस था वो व्यापारी कौन सा फेमस था, वो व्यापारी था हैदराबादी सिंधी व्यापारी। कौन था, हैदराबादी सिंधी व्यापारी। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि आप मुझे बताएं कि अफ्रीका में भारतीय व्यापारी जो थे
उनमें से कौन सा जो व्यापारी है वो कहां अफ्रीका में अपना व्यापार किया, या कौन सा महाजन है जो अपना व्यापार किया? तो आप क्या बोलोगे? हैदराबादी सिंधी व्यापारी। ठीक है, हैदराबादी सिंधी व्यापारी, यानी कि हैदराबाद का आदमी है, हैदराबाद में रहने वाला आदमी, सिंध प्रांत का जो आदमी था, इस तरह के व्यापारी जो थे वो कहां पहुंचे? यूरोपीय उपनिवेशकारों के साथ साथ अफ्रीका पहुंच गए। ये लोग क्या करते थे? ये लोग इतना ज्यादा व्यापार करने में, या ये लोग इतने ज्यादा सामर्थ्यवान थे कि 1860 के दशक में, याद रखिएगा 1860 के दशक में, यानी कि 1860 से लेके 1870 के बीच में इन्होंने क्या किया कि दुनिया भर में लगभग जितने भी बड़े बड़े बंदरगाह हैं, जितने भी बड़े बड़े बंदरगाह हैं, उन पर अपना एम्पोरियम, क्या है? एम्पोरियम खोल दिया था। अब ये एम्पोरियम क्या होता है भाई? एम्पोरियम क्या है? एम्पोरियम होता है। तो ये एम्पोरियम क्या होता है? मैं बोल सकता हूं कि एक प्रकार का दुकान होता है। क्या होता है? एक प्रकार का, मैं बोल सकता हूं दुकान, या आप बोल सकते हो मॉल जो होता है, ये होता है, क्या होता है? एम्पोरियम। तो ये 1870 के दशक में, 1860 या 70 के दशक में, ये जो हैदराबादी सिंध व्यापारी है, इन्होंने क्या किया कि जो भी बंदरगाहें थे, उन बंदरगाहों के पास अपने बड़े बड़े इन्होंने क्या किया? एम्पोरियम खोल दिया, एक प्रकार का दुकान खोल दिया। अब ये जो बड़े बड़े दुकान होते थे, ये दुकान में इतने ज्यादा आकर्षक वस्तु होते थे कि जो भी सैलानी होते थे, यानी कि जो भी घूमने के लिए आए हैं, जो भी इस एम्पोरियम को देखने के लिए आए हो, या जो भी स्थानीय लोग आते हैं, इन सभी को क्या करते थे कि सैलानियों को आकर्षक और स्थानीय विदेशी चीजों को क्या करते थे? देने का काम करते थे, जिसके कारण इनका जो व्यापार है बहुत ज्यादा फलने फूलने लगा था अफ्रीका में। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि आप बताएं हैदराबादी सिंधी जो व्यापारी करते थे, ये इन्होंने क्या किया? तो आप क्या बोलोगे? इनका व्यापार कब फला? तो आप क्या बोलोगे? 1860 के दशक में इनका व्यापार फला। ये लोग क्या करते थे कि लोग बड़े बड़े बंदरगाहों पर अपना एम्पोरियम खोलते थे, और ये एक प्रकार का दुकान होता था, जिस दुकानों में सैलानियों को आकर्षक एवं स्थानीय और विदेशी चीजें क्या करते थे? मिलते थे, और लोग इनको खरीदते थे। इस तरह का काम व्यवस्था आता था। तो इस तरह से जो भी सैलानी लोग आते थे इनके एम्पोरियम में देखने के लिए और इनके वस्तुओं को क्या बोलते हैं? खरीदने के लिए, तो इसके कारण इनका जो व्यापार है बहुत ज्यादा क्या हुआ? फलने फूलने लगा। बहुत ज्यादा इनका व्यापार जो था वो फलता फूलता कारोबार था। और ये व्यापार का फलता फूलता कारण होने का क्या कारण था? कभी क्वेश्चन आएगा रसगुल्लो कि ये जो एम्पोरियम था ये इतना ज्यादा फला फूला, इसका क्या कारण था? तो इसका मेजर 3 कारण था। पहला काम क्या क्या था कि पहला कारण था ये व्यापार बहुत ज्यादा सुरक्षित होता था, क्योंकि ये जो व्यापार था बहुत ज्यादा सुरक्षित था, पहला बात। दूसरा क्या था कि इसमें ये जो व्यापार था ये बहुत ज्यादा आरामदेह था। क्या था? आरामदेह था। कारण क्या था? क्योंकि जो भी व्यापार होता था पूरा का पूरा जलपोतों से होता था, और इससे आने जाने के कारण ये जलपोत क्या होता था कि आप मान लो कि बहुत बड़ा पोर्ट खरीद लिया और उस पोर्ट पे क्या किया? इन्होंने अपना दुकान खोल दिया। तो कभी इस वाले बंदरगाह पे, कभी उस वाले बंदरगाह पे, कभी तीसरे बंदरगाह पे, चौथे बंदरगाह पे लोग व्यापार करने लग जाते थे। तो इससे क्या हुआ? इनका व्यापार बहुत ज्यादा फूलने लगा, फलने फूलने लगा। और जलपोतों के आ जाने के कारण इन सैलानी क्या हुआ कि इनकी जो संख्या, जो भी सैलानी आते थे, यानी कि जो भी घूमने के लिए जो लोग आते थे, इनकी संख्या दिन व दिन क्या हुआ? बढ़ने लगा। जिसके कारण ये जो हैदराबाद सिंधी व्यापारी है, इनका जो एम्पोरियम का जो कारोबार है या क्या हुआ? बढ़ने लगा, ये फलने फूलने लगा। तो ये जो टॉपिक था मेरे रसगुल्लो, इस पे हम लोगों ने जिन जिन चीजों पे बात किया, अगर हम लोग बात करें ये सारे चीजों पे, तो आप देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं कि हम लोगों ने बात किया नई दास व्यवस्था के विरोध के बारे में, भारत में विदेशी उद्यमी के बारे में हम लोगों ने बात किया, और किस तरह से अफ्रीका देश में भारतीय व्यापारी पहुंचे इसके बारे में हम लोगों ने बात किया, और उनके व्यापार के बारे में बात किया। तो यहां से आपको नंबरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिला होगा, मुझे पता है। अब अगला जो क्लास रहेगा इसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद, और साथ में देखेंगे वैश्विक व्यवस्था। क्या देखेंगे हम लोग? भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे। और उस टॉपिक से लगभग 3 से 4 जो क्वेश्चन है आपको हर साल बोर्ड में देखने को मिलता है। तो ये जो टॉपिक है हम लोगों ने बात किया, और इसमें आता है कि आप बताएं नई दास व्यवस्था का मैं बोल सकता हूं कि खत्म कब किया गया था? 1921 में। और किस उपनिवेश मैं बोल सकता हूं किस
उपन्यासों में किसके बारे में, दास प्रथा के बारे में लिखा गया है, तब क्या बोलोगे, नायपॉल के बारे में। विदेशी भारतीय उद्यमी किस तरह से दूसरे जगह पहुंचे, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करनी है और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करनी है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो और अगर आप कमेंट्स करते हो ना तो हमें मोटिवेट मिलता है और इस तरह का वीडियो क्या करते हैं हम लोग लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।